Hello friends, Harish Rawal, Matrumandir English Medium School, Rajkot. So today we are going to discuss the chapter number 1, the last lesson. This one is our first lesson, but the title is the last lesson. This chapter is written by Alphonse Daudet, 1840-1897, was a French novelist and short story writer. His actual experience of life at every social level and in the course of travels helped to develop his natural gifts. During the Franco-Prussian War, which had a profound effect on his writing, he is enlisted in the French army. France lost the war and his failing health forced him to go back to writing for the rest of his life. तो ये एक युद्ध जिन्होंने बहुत सा चेंज इस राइटर के लाइफ के अंदर ला दिया, वो पूरा पेट्रियोटिक था और इसीलिए वो आर्मी और आर्मी के बाद जो जो राष्ट्र भावना की बातें थी, उनको हार्ट टचिंग थी, उनके थीम के मुताबिक वो स्टोरी नॉवेल लिखना उन्होंने शुरू किया। और उन्हीं में से आज जो चैप्टर है जिनका नाम है लास्ट लेसन। सो दिस वाज अबाउट द राइटर अल्फोंस डूडे. Now, about the character sketch. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. Time or the duration of the war is 1870-71, round about 1 or 1.5 years, led by Bismarck. Prussia defeated France and the French district of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands. तो ये दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आल्सैक एंड लॉरेन अब जर्मनी के कब्जे में आ गया और जर्मनी ने डिसाइड किया कि अब स्कूल के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है. उन्होंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का निर्णय ले लिया और उनकी नोटिस बोर्ड के ऊपर सभी जो मैसेजेस भेजे दिए गए और उनके ही मुताबिक द टू प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, द मेन ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरीज, एम हेमल हु इज अ टीचर एंड फ्रांस हु बिलोंग टू आल्जैक, ये दोनों वहां से थे, दोनों ही फ्रेंच थे. टीचर एम हेमल वो फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे, फ्रांस उनका स्टूडेंट था, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज उनके पास से सीख रहा था. ऐसे बहुत से लोग थे, पिछले 40 साल से वो सिंसियरली ऑनेस्टली अपना ये प्रोफेशन को निभा रहे थे. एम हेमल इज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर एट ए स्कूल एंड फ्रांस इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वॉर प्रूव्स टू बी अ लाइफ अल्टरनेटिंग इवेंट इन बोथ लाइफ. तो एक वॉर ने दोनों के जीवन के अंदर कितना बड़ा चेंज ला दिया, कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना कर दिया. तो यही सेंट्रल में है इस पूरी नॉवेल या तो इस पूरी स्टोरी के अंदर. सो अबाउट द कैरेक्टर्स, सबसे पहले फ्रांस हमारा जो सेंट्रल हीरो है. He is a sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lessons. वैसे पढ़ाई में उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. वो स्टूडेंट था, उनको पढ़ाई से, क्लासरूम से ज्यादा जंगल, नेचर, वो सब उनको बहुत अच्छा लगता था. पक्षियों का वहां से उड़ना, वो देखना, वो सभी बातें उनको अच्छी लगती थी और इसीलिए वो स्कूल से बंक लगाकर बाहर चले जाना ज्यादा प्रीफर करते थे. अनदर M. Hamel
he is a sincere and strict teacher of the French language, who is passionately patriotic. He breaks down at the end of his last lesson. तो वो अपना कार्य बहुत सिंसियरली पैशनेटली वो करते थे, और लास्ट लेसन में वैसे उनको जो कार्य वो अपने नियमों से करते थे, मगर उनका हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि ये लास्ट लेसन उनके लिए था। तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो स्ट्रिक्ट था वो आपके लिए ही था, आपके अच्छे के लिए। मानवीय अभिगम उनके अंदर, पूरा हृदय उनका मानवीय था। Now the summary of the chapter. So the main central theme of the story, the France is reluctant to go to school. उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। France started for school very late at that morning. His friend teacher M. Hamel had announced that he would question the class on participles. तो उस दिन जब स्कूल के दिन जाना था, लास्ट डे था, तब वो पार्टिसिपल्स के बारे में वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे। सो दैट वाज द टाइम ऑफ द टेस्टिंग। पुअर फ्रांस डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। और उनको बहुत डर लगता था कि शायद मुझे कुछ आता नहीं और वही मुझे क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे नहीं आएगा तो उनसे स्केल से वो पीटेंगे या तो मुझे डांटेंगे या इंसल्ट करेंगे। तो ये सभी विचार उनके मन में चल रहे थे और वो सोच रहा था कि चलो आज स्कूल नहीं जाना है, मगर बंक लगाकर पक्षियों की आवाज सुने, जंगल में जाए, वहां पर आर्मी की ड्रिलिंग चल रही है वो देखे, वो सब देखने का मन कर रहा था। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड फॉर अ मोमेंट France thought of running away and spending the day outside. The chirping of birds and the marching of the Prussian soldiers was much more tempting than the rules of participles. तो participles के जो रूल थे, इनसे तो उनको ये नेचर बहुत अच्छा लगता था। However, France was able to fight the temptation and hurried off to school. फिर भी जो अपना मन कह रहा था कि बाहर जाना है, फिर भी वो अपने मन को मनाने का प्रयास कर रहा था और स्कूल की ओर जाने लगा। On his way to school, Franz passed the town hall and noticed a crowd in front of the bulletin board. For the past 2 years, all the bad news had come from it, and Franz thought about what the matter was this time. तो जब भी वो देख रहा था नोटिस बोर्ड, तो उनको पता था पिछले 2 साल से कि वहां सबसे ज्यादा बुरी खबर ही आती थी। वॉर के बारे में नेगेटिव न्यूज वहां से उनको मिल रहा था। तो आज वो सोच रहा है कि नोटिस बोर्ड तो देखना ही नहीं, जल्दी से वहां से निकल जाए। As he was hurrying past, Watcher, the blacksmith, called out to him and said that there was plenty of time to reach the school. तो वहां का ब्लैकस्मिथ वॉचर वो उन्हें रोककर बता रहा है कि आपके पास पूरा टाइम है, आप इजीली इन टाइम स्कूल पहुंच जाओगे, कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। फ्रांस थॉट दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड रीच द स्कूल पैंटिंग। तो उनको लग रहा है कि मेरे साथ मेरा कुछ इंसल्ट या तो मस्ती या तो जॉक कर रहा है, फन कर रहा है, तो मुझे जल्दी स्कूल पर पहुंच जाना चाहिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इनके अंदर जो इंपोर्टेंट ग्लोसरीज जो हमें समझनी है, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इनका मतलब है विथ ग्रेट फियर ऑफ। ड्रिलिंग, undergoing military training exercises. Apprentice, trainee, a person who is learning a trade from a skilled employer. तो जो किसी अच्छे एम्प्लॉयर से कुछ सीख रहा है, इनको
अप्रेंटिस बोला जाता है। अ ग्रेट बसल, एक्साइटेड एक्टिविटी एंड मूवमेंट इन यूनिजन, all that ones together, rapping, striking rapidly on a hard surface, especially in order to attract attention, counted on, relied or depended on। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भी थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्राइमर, an elementary book for teaching children to read, that is called a primer book। so वो भी यहाँ पर वर्ड आने वाला है। thumbed at the edges, with pages worn out or soiled due to frequent handling। thunderclap means a crashing sound or thunder। Saar, a river in northeastern France and western Germany। Cranky, bad-tempered, eccentric or strange। Reproach, criticize ourselves for। At one stroke, by a single action having immediate effect। Angelus, a bell rung is called to recite the Angelus, a devotional prayer in the Roman Catholic Church। Bearing on means pressing, and Vive la France means long live France। This was the last sentence। Now open your textbook, the last lesson। So about the author, Alphonse Daudet, 1840-1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria। So these were the three countries: Prussia, Germany, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तीनों देश मिलकर ये प्रसिया बने। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। और ये स्टोरी जो पूरी है वो इसका सेंटर में ही बनी है कि फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट अब जर्मनी के हवाले आ गए, उनके कब्जे में आ गए, वॉर के अंदर इन्होंने जीत लिया है। Read the story to find out what effect this had on life at school। तो बहुत से इफेक्ट, वॉर तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे युद्ध में सभी बातें नाजायज होती है, इसी तरह इस वॉर के अंदर बहुत से जगह पर इनकी बहुत अच्छी बुरी खबर आई। मगर यहां पर जो सेंट्रल में वो स्कूल के अंदर जो इनकी इफेक्ट हुई, इनको सेंटर में रखते हुए हमारे राइटर ने ये स्टोरी लिखी है। सो द यूनिट, फर्स्ट पैराग्राफ। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them। तो हमारा जो फ्रांस है वो लिख रहा है, वही ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राइटर, वही हमारा डुडे है, वही राइटर है, और वो ये बता रहा है कि पहला ही दिन जो स्कूल जा रहा था वो उनके पार्टिसिपल के बारे में तो वो कुछ जान नहीं रहा है, उनको कुछ पता भी नहीं और कुछ रुचि भी नहीं।
तो उनको डर है कि स्कूल में उनका एम हेमल जो टीचर है वो स्केल लेकर पीटता रहता है, वो थोड़ा क्रैंकी नेचर का है, तो उनका डर है कि वो शायद आज उनको पनिश करे। फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. तो उनको विचार आता है कि स्कूल जाने से अलावा वो कहीं जंगल में घूमने के लिए चले जाए, बंक लगाकर। मगर बाहर बहुत सनी एटमॉस्फेयर था, हॉट टेम्परेचर था, तो सोचा कि चलो स्कूल चला जाए। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. तो जो क्लासरूम में अंदर पार्टिसिपल्स उनको पढ़ना था, उनको याद रखना था, उनकी टेस्ट थी, उनसे उनको जंगल में जाना, घूमना वो बहुत ही अच्छा लगता था। फिर भी वो अपने टेम्पटेशन को ओवरकम करके वो स्कूल के लिए चले जाते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड टू स्कूल, और वो जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्कूल के लिए जब जाता है तब रास्ते में टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पास में वहां नोटिस बोर्ड रखा है। तो नोटिस बोर्ड बहुत से लोग वहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये फ्रांस को भी थोड़ा सा टेम्पटेशन रहता है कि चलो मैं भी देख लो। मगर उनको विचार आता है कि इस नोटिस बोर्ड के अंदर पिछले 2 साल से नेगेटिव न्यूज ही आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो आ नहीं रहा है, सभी चिंता बढ़ाने वाली बात ही वहां पर पढ़ने को मिलती है। तो अब नहीं जाना है और जल्दी से वहां गुजर जाना है, और वो वही करता है। मगर when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all over bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो ऐसी ही बातें पढ़नी है तो इससे तो अच्छा है कि यहां से मैं जल्दी निकल जाऊं। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. तो वो जा रहा था, तभी ब्लैकस्मिथ वॉचर वहां से आवाज लगाते हैं कि आपको बहुत जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्कूल इन टाइम पहुंच जाओगे। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with overhands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो जनरली जब स्कूल शुरू होती है तो बेंचेस के आवाज आते हैं, किताबें निकलने के आवाज आते हैं, टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन देते, वही आवाज आती है। ये सभी आवाजें स्कूल बिगिनिंग और स्कूल क्लोजिंग में सुनाई देती है। बहुत सी नॉइज वहां पर क्रिएट होता है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. मगर मैं इसी आवाज में स्कूल के अंदर पीछे से छुप कर बैठ जाता था मेरी बेंच के ऊपर, मेरी जगह पर। मगर आज मैं जब गया तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। वैसे पूरी स्कूल माने संडे मॉर्निंग चल रही है, उसी तरह पूरी पीसफुल स्कूल का एनवायरनमेंट था।
Through the windows I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I buzzed and how frightened I was. और इसी माहौल के अंदर मुझे जाना था. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा माहौल वहां का था. एम हेमल जो रोज दृश्यमान होता था, उनकी स्टील की आयरन की स्केल इनके हाथ में होती थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और दरवाजा खोलकर मुझे अंदर जाना था. सभी लोग मुझे देखते रहे, उसी तरह मुझे जाना था. तो मैं पूरा घबराया हुआ था. बट नथिंग हैपन्ड. जो उनके दिमाग में चल रहा था, इससे कुछ विपरीत ही वहां उनके साथ हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो शायद जो वर्ड्स इनके कान में पड़े, वो सुनकर मानने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि वहां उनकी स्कोल्डिंग होने वाली थी. उसी जगह आज एम हेमल उनके टीचर उनको कह रहे हैं कि फ्रांस आ जाओ, अपनी जगह शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे बगैर ही हमने तो शुरू कर दिया. तो इतने काइंड वर्ड्स की उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो उनको आज सुनने को मिला. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his friend. तो मैं जब वहां गया, मैंने देखा तो टीचर ने बहुत अच्छे नए कपड़े पहने थे. ज्यादातर वो स्पेशल डेज के अंदर ही वो पहनते थे. शायद स्कूल इंस्पेक्शन आए या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अवार्ड सेरेमनी हो, तभी वो पहनते थे. ऐसे बहुत ही अच्छे दिखने वाले कपड़े वो पहनकर आए थे. Shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Beside, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that I were always empty. जो मेरे पीछे जो बेंचेस रहती थी, वो ऑलवेज एम्प्टी रहती थी, वहां पर कोई बैठने वाला नहीं था. मगर आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked aside, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो आज वो देख रहे हैं कि ओल्ड प्राइमर बुक होजर लेकर आए हैं, उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं और उनके साथ प्राइमर बुक्स भी हैं, और इनके साथ में फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर भी आए हैं, और बाकी के भी सभी सिटीजन्स उनके साथ उनके पास बगल में बैठे हुए हैं. तो फ्रेंड, ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट यहां तक. आप अच्छी तरह से इनको रीड करें, इनको समझने का प्रयास करें, और दूसरे एपिसोड के अंदर हम आगे के चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. सो फ्रेंड्स, मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए. आगे इसके अंदर ग्रामर की सीरीज भी आती रहेगी, इंग्लिश के
ऑल द टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कैसे की जाए, पेपर स्टाइल, उनके सॉल्यूशंस, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।